गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक दो तीन चीजें पढ़ने वाले, बहुत सिंपल सिंपल सी। पहला हमारा क्या है, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि एक चार्ज शीट की वजह से था। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, आज हम उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अलावा आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेयर को। किसको पढ़ने वाले हैं? स्पेयर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल से टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। पहला, भाई मुझे बता दीजिए कि चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था। याद है क्या? चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? आप कहोगे सर अगर कोई चार्ज शीट है, अगर कोई इनफाइनाइट चार्ज शीट है, तो इस इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग कहोगे कि सर ये तो होता था सिग्मा बाई कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्या होता था? परपेंडिकुलर टू दी शीट, परपेंडिकुलर टू दी शीट। ठीक है, बोथ साइड्स पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो इसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। कैपेसिटर जो हमारा टॉपिक है उसमें भी क्वेश्चन हमारा रिलेट करेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास दो चार्ज शीट है। कितनी चार्ज शीट है? दो चार्ज शीट है। ठीक है भाई। अच्छा, एक की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी कितनी है? इसकी कितनी थी? सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और इसकी कितनी थी? ये नेगेटिव चार्ज है सिग्मा, नेगेटिव कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई इसके 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट है सी। कहां कहां रखे हुए पता चल रहा है कि पहला दोनों प्लेट के इस साइड में, दूसरा अंदर है और तीसरा बाहर है उस साइड में। इन तीनों पॉइंटों पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बहुत सिंपल चीज है, आराम से समझेंगे, पर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे पहले। क्या बात है? मैंने कहा था कि पॉजिटिव अगर चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा इससे आउटवर्ड, हमेशा इससे क्या होगा? आउटवर्ड होगा पॉजिटिव की वजह से। बोलो क्लियर है? दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा लो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्या होगा? हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। किधर होगा? आउटवर्ड। लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता? ये इनवर्ड डायरेक्शन में होता। कैसी डायरेक्शन में होता? इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है भाई, देखिए चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। ये कैसी डायरेक्शन में होता? इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लो। अब मैं इन्हें क्या कहूंगा, ध्यान से समझो। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? मैं कहता हूं धक्का देता है। नेगेटिव चार्ज क्या करता है? खींचता है। फिर यानी कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। दिमाग में क्लियर करो, बस इतनी सी बात। क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। भाई ये सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब इस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से। और ये नेगेटिव है, मतलब इस पर चार्ज कैसे? ऐसे नेगेटिव है। पर दोनों की चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बस नेचर अलग अलग है। पहले मैं पॉइंट ए पर बात करूं तो मुझे बताइए कि इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से, इसको नाम दे दिया मैंने पी, और इस वाली प्लेट को क्या नाम दे दिया? क्यू। इस पॉजिटिव पी प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? पहले मुझे बताओ, इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, क्या वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होने वाला है? बिल्कुल सही बात है। अब ये है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा? मतलब खुद से बाहर की ओर, खुद से एक्सटर्नल साइड में होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर तो इंटरनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खुद की तरफ हो जाएगा। लेकिन ये कैसा है? एक्सटर्नल, आउटवर्ड हो गया कि नहीं हो गया? खुद से दूर है कि नहीं है? धक्का दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यानी कि इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जबकि नेगेटिव की बात करूं, किसकी बात करूं? नेगेटिव की। तो मुझे बताइए, इसकी वजह से चार्ज डेंसिटी तो सेम ही है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? वो ही रहेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड होगी, खुद की तरफ होगी। देखो नेगेटिव में क्या होता है? खुद चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है, जबकि पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव से दूर की ओर, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां पर ए पॉइंट पर इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, जबकि नेगेटिव की वजह से खुद की तरफ, नेगेटिव प्लेट किधर है? इस तरफ है। अरे पॉजिटिव प्लेट क्या आती है? इधर। तो इससे कहां जाना है? बाहर जाना है। जबकि नेगेटिव प्लेट की वजह से किधर होगा? खुद नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा? वही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताइए यहां पर कितना आएगा नेट? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर है, तो नेट कितना हो जाएगा? यहां पर
जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। बहुत बढ़िया। इधर बात करें तो सेम वही कहानी, पॉजिटिव की वजह से किधर होगा? आउटवर्ड, मतलब खुद से दूर, मतलब अपने से दूर। कितना? इस तरफ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जबकि नेगेटिव की वजह से किधर होगा? खुद की तरफ होगा, तो कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर भी कितना है? ई जीरो है। अब बचा कौन सा पॉइंट? अंदर का पॉइंट, इंटरनल साइड का पॉइंट। मुझे बताइए, अच्छे से देखिए भाई, इस नेगेटिव, इस वाले पॉइंट की बात करें तो पॉइंट बी पर पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब किधर आएगा? अपनी तरफ या अपने से दूर? तो पॉजिटिव प्लेट ये है, तो इस तरफ तो ये अपनी तरफ ही हो जाएगा, इससे दूर ही होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा, खुद से दूर जाना चाहेगा। तो कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जबकि इस नेगेटिव की वजह से, जबकि इस नेगेटिव की वजह से किधर होगा? अब आप कहोगे कि सब खुद की तरफ होता है, इंटरनल साइड में होता है, मतलब ये किधर होगा? खुद की तरफ ही होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? इसका मतलब ई नेट जो आने वाला है वो कितना आएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट कितना आया? 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव इनफाइनाइट चार्ज शीट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक बात आपको समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं स्पेयर को। किसको पढ़ने वाले हैं? स्पेयर को। तो ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या होता है स्पेयर, क्या होता है स्पेयर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेयर को, पढ़ने वाले हैं किसको? पढ़ने वाले हैं स्पेयर को। किसको पढ़ने वाले हैं? स्पेयर को। ठीक है भाई। अब स्पेयर कितने टाइप का होता है, इधर देखिए, स्पेयर कितने टाइप का होता है, ध्यान से सुनेंगे। पहले अच्छे समझो स्पेयर होता क्या है, क्या बीमारी है, क्या चीज है, इनको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, आपको आराम से चीज समझ में आएगी क्या कहानी है। एक बात समझो, देखो अगर कोई स्पेयर इस तरह से, जिसमें मैटर अंदर तक हो, पूरी तरह से वो क्या हो? मैटर हो, फुल हो, उसमें मटेरियल हो, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं? सॉलिड स्पेयर। क्या कहेंगे? सॉलिड। लेकिन अगर कोई अंदर से कैसा हो? होलो हो। अंदर से कैसा हो? होलो हो। तो ऐसे स्पेयर को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। ऐसे स्पेयर को हम क्या कहते हैं? सेल। बोलो क्लियर, क्या कहते हैं? सेल। यानी कि इसे ठोस गोला, हिंदी में से क्या कहते हैं? कोष या फिर गोलीय कोष। क्या कहते हैं? कोष या फिर गोलीय कोष। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, अच्छे से समझना चीजों को कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले स्पेयर को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेयर हम पढ़ेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, 2 दिन तक हमारा यही चलने वाला है। ठीक है, देखिए, पहली बात, स्पेयर होते हैं 2 टाइप के। एक होता है कंडक्टिंग, एक कैसे होता है? कंडक्टिंग। और एक होता है नॉन कंडक्टिंग। एक होता है कंडक्टिंग, एक होता है नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग से मतलब होता है चालक गोला। कैसा गोला? चालक गोला। और दूसरा ये अचालक गोला या कुचालक गोला। ठीक है, अचालक गोला या फिर कुचालक गोला। ठीक, अब इनमें भी तो एक तो होलो और एक सॉलिड। एक क्या भैया? सॉलिड, यानी कि खोखला, जिसे क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। और ये कैसा? ठोस। अब यहां पर भी सेम वही, सेम टू सेम, एक होलो और दूसरा कौन सा? सॉलिड। खोखला और ठोस। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 4 स्पेयर हो गए। ठीक, यानी कि कंडक्टिंग स्पेयर के 2 पार्ट, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के 2 पार्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां निकालना है बता देता हूं। स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पॉइंटों पे निकाल सकते हैं। पहला, सेंटर पे। कहां पर भैया? सेंटर पे। दूसरा, अंदर किसी भी पॉइंट पे, इंटरनल साइड में। तीसरा, ऑन सरफेस। और फोर्थ, आउटसाइड में। टोटल मिला के कितने पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है?
4 पॉइंटों पे। कहां कहां? आउटसाइड पे, फिर कहां पर? सरफेस पे, फिर कहां पे? फिर कहां पर भैया? इंटरनल साइड पे, और फिर कहां? स्फीयर के सेंटर पे। तो इन 4 पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मतलब सीधी सी बात है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए निकलेंगे, 4 इसके लिए, 4 इसके लिए और 4 इसके लिए, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। ठीक है भैया, कोई समस्या? अब कहोगे सर 4 यानी कि 16 डेरिवेशन, ये तो बड़ा टफ काम हो जाएगा सर, हमें तो इतनी सारी डेरिवेशन एक साथ तो याद रह ही नहीं पाएंगी। तो बहुत सिंपल है, आराम से आप समझेंगे और सब कुछ सेम है, आपको इजीली सब कुछ समझ में आने वाला है, बहुत आराम से। देखिए जस्ट होल्ड। तो मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूं, जरा एक बार ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। पहले मैं समझना चाहता हूं कि ये कंडक्टर क्या चीज है। ये कंडक्टर क्या चीज है? कंडक्टर जानते हो? कंडक्टर कहोगे सर, कंडक्टर तो जानते हैं, बस में जो टिकट काटता है वही तो होता है कंडक्टर। कंडक्टर मतलब चालक, कंडक्टर मतलब चालक, कंडक्टर जो करंट का फ्लो कर सके, जो करंट का क्या कर सके? फ्लो। अब समझना अच्छे से कंडक्टर क्या चीज है। देखिए एक्चुअल में कंडक्टर समझिए, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं मूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि करंट किसके लिए वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से। मतलब मैं कह सकता हूं कंडक्टर इज ए मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। कंडक्टर इज ए मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। मतलब ऐसा पदार्थ, ऐसा तत्व जिसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो? फ्री हो गति करने के लिए। ठीक है भैया, मैंने क्या कहा? कंडक्टर क्या भैया? क्या है? कंडक्टर इज ए सब्सटेंस इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए, उसको कहते हैं कंडक्टर। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं। अब ये क्या बीमारी है, इसको समझ अच्छे से। अब देख एक बात बताता हूं तुझे कि एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। देख, कंडक्टर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हो जाता है पागल। क्या हो जाता है? पागल। और ऐसे दौड़ता है, ये ले खबाज खबाज, इधर 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 इधर, ऐसे दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। दौड़ने दो, कोई समस्या नहीं। अब सोच के देख तू सिंपली, कोई चीज कब दौड़ेगी? जब उस पर एक्सेलरेशन आए, यानी कि उस पर त्वरण आए। अब त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कब आता है? जो उस पर क्या लगे? फोर्स। क्या लगे? फोर्स। और फोर्स कब लगता है? फोर्स कब लगता है भाई? फोर्स लगता है, कोई भी चार्ज है Q, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर है तो ही उस पर फोर्स आएगा बराबर कितना? QE। तो इस पर फोर्स कितना आएगा? बराबर QE। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है उसके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक्चुअल में उसके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। बोलो क्लियर? कोई भी इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा? जब उस पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, जब उसका अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो उस पर क्या आएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आएगा तो क्या करेगा? वो दौड़ेगा। अरे क्या करेगा? दौड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आई बहुत अच्छे से कि मतलब सीधी सी बात है, कंडक्टर के अंदर अपना एक खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बिल्कुल सही बात है, होता है। लेकिन ये नॉन चार्ज कंडक्टर की बात है। किसकी बात है? नॉन चार्ज कंडक्टर की। मतलब जब कंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज उसका 0 है, उस कंडीशन में उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दौड़ते हैं। उसको कहते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इंटरनल। अब थोड़ा आप समझिए चीजों को, थोड़ा मैं डीप करके बता रहा हूं। अब सोचो कि मान लो इस कंडक्टर पर मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब मैंने ये लाइनें ऐसे दिखाई है, आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी कि ये लाइनें मैंने ऐसे क्यों रिप्रेजेंट की है, ठीक है ना। बाकी समय के साथ आपको सब समझ में आएगा कि ये मैंने ऐसे टर्न क्यों किया। ठीक है, समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि इसलिए ऐसे बनाई जाती है, इसलिए ऐसे ड्रॉ की जाती है लाइनें। ठीक है, चलिए जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इसके साथ ऐसा किया गया है। ठीक है भाई, फिलहाल में आप इतना समझिए। अब जब मैंने इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जब मैंने इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया? अप्लाई किया, तो हुआ क्या कि इसके अंदर क्या था? चार्ज थे, इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये इंड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया? इंड्यूस्ड, प्रेरित हो गया। क्या हो गया? इंड्यूस्ड हो गया, प्रेरित हो गया। मतलब सीधी सी बात है, सोच के देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा सारा पॉजिटिव चार्ज रखा था, तो यहां पर ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जब यहां नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां पर क्या चार्ज आने लग जाएगा? पॉजिटिव। अब आप सोच के देखो, अब आप सोच के देखो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है?
इधर है। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई डायरेक्शन जनरेट हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इस तरफ काम करने लगा। इसको हमने क्या नाम दिया, ई इंटरनल। ठीक, अब मुझे बता कि ये इंडक्शन कब तक चलता रहेगा, ये इंड्यूस्ड जो है ये कब तक होता रहेगा, जब तक होता रहेगा जब तक कि सारे के सारे चार्ज यहां पर, यानी कि जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो यहां बैलेंस ना हो जाए और जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो यहां बैलेंस ना हो जाए। जब ये चार्ज यहां बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि यहां पर आ जाएंगे, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर क्या जाएगा, नेगेटिव, तो इसका मतलब सारे के सारे चार्ज किस पे चले जाएंगे, रेस्ट पे। किस पे चले जाएंगे, रेस्ट पे। बोलो क्लियर है, तभी तो ऐसा होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मान लो कि क्यू चार्ज था अंदर, कितना चार्ज था, क्यू। अब इस क्यू चार्ज की बात करूं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल ठीक है फील्ड पर फोर्स किधर लगेगा। याद करो मैंने बताया था कि एफ वेक्टर बराबर होता है क्यू ई एक्सटर्नल, मतलब कि फोर्स उधर लगेगा जिधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फोर्स उधर लगेगा, पॉजिटिव अगर चार्ज है तो फोर्स उधर लगेगा जिधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। सीधी सी बात है। मतलब इस चार्ज पर अगर मैं कहूं कि एफ एक्सटर्नल लग रहा है, क्या लग रहा है, एफ एक्सटर्नल, तो क्या मेरा ये कहना गलत होगा कि ये क्यू ई एक्सटर्नल होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे बता कि क्या अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, बिल्कुल जनरेट हुआ है। किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है सर, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब किधर, इधर। तो क्या इस पर एक फोर्स एफ इंटरनल ये भी लगने वाला है कि क्यू इंटरनल, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे बता कि जब ये सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो सारे चार्ज स्टेबल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल सर स्टेबल हो जाएंगे। तो उस स्टेबल होने की कंडीशन में ये चार्ज भी स्टेबल हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, बिल्कुल सर रेस्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब एक फोर्स इस पर इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, क्या दोनों का नेट वैल्यू जीरो हो जाएगी, बिल्कुल, तभी तो जीरो होगा फोर्स। अरे तभी तो रेस्ट पे आएगा। कोई भी चीज रेस्ट पे कब आएगी, जब उस पर नेट फोर्स कितना हो, जीरो। कितना हो, जीरो। मतलब लॉजिकली बात है कि अगर ऐसा है तो एफ एक्सटर्नल एफ इंटरनल के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है, एफ एक्सटर्नल एफ इंटरनल के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना भाई साहब। एफ एक्सटर्नल एफ इंटरनल के क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब ये हुआ कि भाई क्यू ई एक्सटर्नल बराबर होना चाहिए क्यू ई इंटरनल के। अरे क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, इसका मतलब ई एक्सटर्नल बराबर कितना होगा, ई इंटरनल। इसका मतलब ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल बराबर कितना होगा, जीरो। तो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई कि नेट फोर्स कितना होगा। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या होता है। मैंने बताया था कंडक्टर के अंदर कि कंडक्टर, हमने कहा था कि कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए, यानी कि करंट को फ्लो कराने के लिए। तो करंट को फ्लो कराने के लिए जब वो मूव करते हैं, लॉजिकली बात आप समझिए कि मूव करने के लिए उन पर क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स कब आएगा, जब उन पर क्या लगे, एक्सेलरेशन लगे, सीधी सी बात है। अब एक्सेलरेशन आया फोर्स की वजह से, किसी भी चार्ज पर फोर्स लगा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने कहा मान लो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई किया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। यानी कि इंड्यूस्ड होने का मतलब ये हुआ कि इधर कैसे चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव, और इधर कैसे चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है भाई, इधर नेगेटिव और इधर कैसे, पॉजिटिव। तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज आ जाएंगे तो ठीक है, एक अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा हमने पढ़ाया था चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से किधर होती है, नेगेटिव की ओर फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा, जबकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा। तो अगर मैं बात करूं अंदर एक चार्ज की, तो उस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, एक लगेगा इंटरनल की वजह से और एक लगेगा एक्सटर्नल की वजह से। एक्सटर्नल की वजह से इस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जबकि इंटरनल की वजह से किधर लगेगा, इधर। अब अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, इसका मतलब सारे के सारे चार्ज क्या हो गए, बैलेंस हो गए। मतलब अब वो मूव नहीं कर रहे हैं, अब वो मूव नहीं कर रहे हैं। अब मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनका नेट फोर्स कितना है, जीरो। तो इस क्यू चार्ज का नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्सटर्नल बराबर होना चाहिए एफ इंटरनल की। अब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू रखी तो कितना, क्यू ई एक्सटर्नल, और एफ इंटरनल की वैल्यू रखी क्यू इंटरनल। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया तो ई एक्सटर्नल बराबर कितना होगा, ई इंटरनल। मतलब ये हुआ कि ई इंटरनल को अगर इधर लाऊंगा तो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल इज इक्वल टू कितना आ रहा है,
जीरो। इसका मतलब ई नेट कितना है, जीरो है। तो क्या ये बात समझ में आई कि अगर किसी भी चार्ज कंडक्टर की बात करूं, किसकी बात करूं, चार्ज कंडक्टर की, अगर कोई भी कंडक्टर चार्ज है, कोई भी कंडक्टर क्या है, चार्ज है, तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। दिमाग में बिल्कुल क्लियर करो कि कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। बहुत बढ़िया भाई, बात समझे। अच्छा, यहां पर क्या मैंने होलो या सॉलिड की कोई बात की क्या, नहीं भाई साहब, समझो अच्छे से। चाहे वो होलो हो और चाहे वो सॉलिड हो, दोनों ही स्पेयर, दोनों ही कंडक्टर का अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है। कब, जब वो क्या है, चार्ज्ड है। क्या है, चार्ज है। तो बात दिमाग में बिल्कुल क्लियर करो कि एक चार्ज कंडक्टर के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। यहां तक बात क्लियर है। यानी कि होलो के लिए बात करें चाहे सॉलिड के लिए, कंडक्टर दोनों ही सेम है। होलो के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही आने वाला है और सॉलिड के लिए भी। तो जो हमने पढ़ा था अभी, जो स्पेयर है उसके हमने बाइफरकेशन किया था कि भाई होलो और कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, इस तरह से किया था। तो याद करो, कंडक्टर के लिए, दोनों के लिए एक ही चीज काम आएगी, यानी कि होलो कंडक्टिंग स्पेयर भी एक ही है और सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर भी एक ही बात है। कोई कंस्टेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसी के साथ एक और बात करता हूं। तो यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मैंने क्या कहा था, मैंने बाइफरकेशन किया था, उसके अंदर आप समझिए अच्छे से। पहले मुझे बताइए कि कंडक्टर के बारे में मैंने क्या समझाया, समझ में आया कि नहीं आया। कंडक्टर के बारे में मैंने कहा कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भैया जो चार्ज है वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। लेकिन अगर इसको चार्ज कर देते हैं, इसको चार्ज कर देते हैं, इस पर चार्ज दे देते हैं इसकी सरफेस पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो। तो यहां तक चीजें क्लियर है आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब वो चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, इस बात का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं समझिए कि मैंने आपको बताया था कि भाई स्पेयर जो होता है वो दो होता था। मैंने कहा था एक कंडक्टिंग, एक तो क्या था, कंडक्टिंग, और एक था नॉन कंडक्टिंग। एक तो कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग, मतलब एक चालक और दूसरा अचालक। मैंने क्या कहा कि भाई चाहे कोई भी गोला हो, कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी चालक हो, उसके अंदर का कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। तो मैंने क्या कहा, चालक में अगर मैं बात करूं होलो के लिए या फिर सॉलिड के लिए, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका चार्ज कहां होता है। भाई इसका चार्ज इसकी सरफेस पर होता है। कहां होता है, सरफेस पर। अगर किसी को भी कंडक्टिंग को चार्ज करोगे, कंडक्टर को चार्ज दोगे, तो चार्ज कहां आएगा, उसकी सरफेस पर आएगा। अंदर का नेट चार्ज कितना है, जीरो। अंदर का नेट चार्ज कितना है, जीरो है। और अंदर का नेट चार्ज कितना है, जीरो है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहां जाता है, सरफेस पर आ जाता है। बहुत बढ़िया बात है, हमें ये बात अच्छे समझ में आई सर, कोई टेंशन वाली बात है। बाकी इस पे डिस्कस करेंगे कि क्यों चार्ज सरफेस पर आया, क्यों चार्ज सरफेस पर आया। चलो आप कहते हो तो मैं कर भी देता हूँ, थोड़ा सा यही बताता हूँ कि चार्ज कहाँ गया, कंडक्टर का चार्ज जाता कहाँ है। समझो कि मान लो कि ये मेरे पास एक कंडक्टर स्पेयर है, मेरे पास ये क्या है, एक कंडक्टिंग स्पेयर है, ठीक है भाई। अब चाहे इसे होलो लो चाहे सॉलिड लो, कोई सा भी लो, ठीक। अभी मुझे नहीं पता चार्ज का है, मैं तो कहता हूँ नहीं पता, लेकिन चार्ज है। मुझे नहीं पता कि इसका चार्ज कहाँ है, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि इस पर चार्ज है, ठीक। अब मैं इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस मान लेता हूं, मान लो। अब अगर अंदर गॉसियन सरफेस मानूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस से ऐसे पास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लॉजिकली बात है सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप कहोगे बिल्कुल सर ऐसा ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, अच्छी बात। इस गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए जो फ्लक्स होने वाला है भाई, वो क्या Q बाई एप्सिलॉन नॉट होने वाला है। हाँ सर बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं भाई को लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन भाई अंदर तो ई जीरो है ना, अंदर तो ई जीरो है। अभी तो पढ़ा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। मतलब अगर मैं यहाँ ई की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो इसका मतलब Q बाई एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब Q भी कितना हुआ, जीरो। ओहो, अब समझ आया सर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब अंदर चार्ज भी कितना है, जीरो। लेकिन मैंने तो कहा था ये चार्ज है, अरे मैंने तो कहा था चार्ज है, तो चार्ज गया कहां सर, चार्ज सरफेस पर है। फिर चार्ज कहां पर है, सरफेस पर। तो चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, चार्ज कहां होगा,
सरफेस पर होगा, अंदर नहीं होगा। तो क्या क्या जीरो होगा किसी भी कंडक्टर के अंदर? अंदर नेट चार्ज भी जीरो होगा और अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो। चीजें यहां तक क्लियर है कि नहीं है? जो मैं समझाना चाह रहा था वो क्लियर है कि नहीं है? तो मैंने आपकी जो यहाँ पर चार डेरिवेशन यहाँ निकल के आने वाली थी और चार डेरिवेशन यहाँ निकल के आनी थी, उनको कंबाइन कर दिया, क्योंकि चाहे इसके लिए निकालूं और चाहे इसके लिए निकालूं, बात एक ही है, क्योंकि दोनों की कहानी एक जैसी है। अरे बस सिर्फ इतना तो है कि वो होलो है, एक सॉलिड है, बाकी चार तो सारे के सारे कहां है? सरफेस पर है। मतलब चाहे होलो के लिए बात कर लूं चाहे सॉलिड के लिए, चार तो सरफेस पर है, तो अंदर का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो भाई यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं, एक यहीं पर ही कुछ अलग बोले अचालक बोले नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं, तो यहां पर भी दो चीजें थी, एक था होलो और एक था सॉलिड। मुझे एक बात बता, एक होलो स्फीयर की बात करूं नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर की, अंदर कोई मास है क्या भाई? कुछ नहीं है, अंदर कोई मास नहीं है। मास नहीं है तो अंदर क्या नहीं है सर? एटम भी नहीं है। एटम नहीं है तो मतलब क्या नहीं है भैया? क्योंकि चार्ज कहां रहता है? एटम में रहता है, तो मतलब अंदर चार्ज भी नहीं है सर, अंदर चार्ज भी नहीं। ओ हो क्या सर, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए हुआ था क्योंकि अंदर चार्ज नहीं था? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए ही जीरो हुआ था क्योंकि चार्ज नहीं है। याद कर, मैंने फ्लक्स पढ़ाया था तब तुझे पढ़ाया था कि भाई साहब फ्लक्स जीरो इसके लिए जरूरी नहीं है। याद कर, मैंने तुझे पढ़ाया था कि फ्लक्स जीरो हो तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो, ये पॉसिबल जरूरी नहीं था। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, तो वहां मेन सिचुएशन आती थी कि ये जरूर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब चार्ज भी जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए चार्ज भी जीरो है। तो यहाँ बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ चार्ज जीरो था इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। तो यहाँ भी होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं तो यहाँ भी अंदर क्या नहीं है? चार्ज नहीं है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। मतलब इस पर भी चार्ज कहां आएगा? सरफेस पर। इस पर भी चार्ज कहां आएगा? सरफेस पर। तो एक बात क्लियर हो गई कि सर ऐसा है कि कंडक्टिंग तो दोनों स्फीयर यानी कि होलो और सॉलिड, और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर सर ये एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि इन सब में एक बात कॉमन है कि अंदर चार्ज नहीं है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो सर ये तीनों एक तरह ही काम करेंगे, क्योंकि सब पर चार्ज का है, सरफेस पर। तो चाहे इसकी सरफेस की बात कर लो चाहे उसकी सरफेस की बात कर लो, अरे चार्ज डेंसिटी तो सब पर सिग्मा ही होने वाली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो सर ये बात हमारे समझ में आ गई कि सर अगर हमें कह दे कि होलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, सर मैं निकाल दूंगा। सॉलिड के लिए निकाल, मैं निकाल दूंगा। मुझसे कहे होलो नॉन कंडक्टिंग के लिए निकाल दूंगा। सर मतलब आप इनमें से किसी भी एक की आप पढ़ा दो, बाकी दोनों की सेम होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बच कौन गया? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। भाई मजे आ गए सर, बहुत बढ़िया। आपने एक बात क्लियर कर दी, हमें टेंशन हो गई थी कि 16 डेरिवेशन करनी पड़ेगी। अब हमें समझ में आ गया कि इन तीनों के लिए तो 4 ही डेरिवेशन और इस नॉन कंडक्टिंग के लिए 4, यानी टोटल 8 डेरिवेशन, 8 डेरिवेशन में काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो चीजें यहां तक क्लियर है कि नहीं है? मैंने क्या समझाना चाहा? मैंने समझाना चाहा कि भाई होलो हो चाहे सॉलिड हो, कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर नेट चार्ज जीरो, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। साथ में होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी नेट चार्ज कितना है? जीरो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? जीरो इनसाइड में। यानी कि चार्ज कहां होगा सर? इन सब पर सरफेस पर होगा, और सरफेस पर होगा तो सर सबकी डेरिवेशन सेम होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब अब हम पढ़ने वाले हैं, अब इन सबको मिला के क्या कहेंगे सर? सर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग को मिला के क्या कहेंगे भाई? इनको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? सेल। तो आपको एग्जाम में सेल के नाम से पूछ सकता है, हिंदी में क्या कह सकता है? गोलीय कोष। क्या कह सकता है? गोलीय कोष। तो इनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले, मजे आ जाएंगे भाई, आपको गजब चीज पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक पढ़ाऊंगा मैं आपको, भाई साहब तीनों क्लियर है, आपको घर पे प्रैक्टिस जरूर करनी है, मजे आ जाएंगे आपको। बस देखना कितनी शानदार चीज है। मैं पहले पढ़ाने वाला हूं किसके लिए? फॉर सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेल। मतलब क्या भैया? मतलब ये कि होलो एंड सॉलिड conducting sphere and hollow non-conducting sphere, इन सब के लिए पढ़ने वाले हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया, समझ आ गया सर? ये पढ़ना है सर, बहुत बढ़िया, चीजें क्लियर है। अब कहां पढ़ना है? पहला, अब ध्यान से सुनना, मैं फर्स्ट वन पढ़ा, कंडीशन सुनते चले। सबसे पहले नंबर फर्स्ट सर हम पढ़ने वाले हैं
हम पढ़ने वाले हैं सर आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड। चलिए कंसिडर करते हैं। मैंने कंसिडर किया कि मान लो मेरे पास ये एक स्पेयर है। अब कौन सा स्पेयर है? अरे कौन सा स्पेयर है भाई, बता दो यार कौन सा है? सर ये होलो कंडक्टिंग भी हो सकता है, सॉलिड कंडक्टिंग भी हो सकता है, और होलो नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। आपकी इच्छा करे जिसको मानो सर। हमने तो एक मेन पॉइंट मान लिया कि चार्ज सेल, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी कहते हैं, तीनों के लिए यही कहानी आने वाली है। तो मान लिया कि एक होलो नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान लो कोई सा भी। अब सर इस पर चार्ज है जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? कंटिन्यूअस। और सर चार्ज डेंसिटी इसकी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। कहता है सर इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और हमसे कहा गया है कि इसके सेंटर से, इसके सेंटर को नाम दे दिया ओ। कहता है कि इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है सर पी, और इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ओ भाई साहब, पॉइंट पी पर क्या निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब सर हमें आउटसाइड दिया गया, मतलब हमसे कहा गया कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कितना है? कैपिटल आर। मतलब ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस स्फीयर की रेडियस से बड़ी है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, ठीक ठीक। अब क्या करें सर? सर ये तो बड़ी समस्या हो गई, कैसे निकालें? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई तुझे कुछ नहीं करना, तुझे तो गोस्लो की एप्लीकेशन पढ़ रहा है, तो मतलब तुझे गोस्लो लगाना है। गोस्लो तो चिल्ला चिल्ला कि कहता है कि भाई साहब मैं तो वर्क करूंगा, मैं तो एप्लीकेबल होऊंगा, मैं तो काम करूंगा सिर्फ और सिर्फ क्लोज ज्योमेट्री के लिए। ओह, ये तो दिमाग में नहीं आया। क्लोज ज्योमेट्री के लिए मतलब मैं यहाँ पर एक क्लोज ज्योमेट्री में डॉटेड से दिखा रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। बाकी आप लोग अलग कलर का पेन का यूज करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि आपने ये माना क्या था। तो भाई मैंने यहाँ पर एक स्मॉल आर रेडियस का, क्योंकि पॉइंट पी को कंसिडर करना था ना भाई, पॉइंट पी पर तो निकालना था, तो एक स्मॉल आर रेडियस का ही, मतलब ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस का ही एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस मान लिया। एक गॉसियन स्फेरिकल क्या मान लिया? सरफेस मान लिया। बहुत बढ़िया सर, अब समझ में आ गया कि गॉसियन स्फेरिकल सरफेस मान लिया। और अगर ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है तो सर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे पास होने वाला। कैसे? ऐसे सर, ऐसे 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 और ऐसे। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही पास होगा? हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही पास होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होगा तो क्या यही फ्लक्स होगा? बिल्कुल सर, यही फ्लक्स होगा। लेकिन सर मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि अगर ये चार्ज क्यू है, चलो इसको हम कंसिडर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। मान लो ये चार्ज कितना है? क्यू इन है। गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है ना भाई। अरे गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है, अंदर के चार्ज को क्या लेंगे? क्यू इन। तो सर अगर ये क्यू इन है, सर ये कितना है? क्यू इन है। तो सर हम जानते हैं गॉस लॉ को तो बहुत अच्छे से। गॉस लॉ में हमने सर आपने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि भाई गॉस लॉ तो ये होता है। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं कि सर क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर और डी वेक्टर जो होगा ना, वो सिग्मा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसको सर हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। बिल्कुल कह दो भाई, हमें कोई तकलीफ नहीं है। सर ठीक है, बहुत बढ़िया। सर अब मुझे है ना इसकी ई वेक्टर और डी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ मेरे पास ई आ जाएगा, मैं ट्रांसफर कर लूंगा बहुत अच्छे से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा टिनी पार्ट कंसिडर करता डी ए वेक्टर, यहाँ पर एक छोटा सॉरी गॉसियन सरफेस पे कंसिडर करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा टिनी पार्ट कंसिडर करता है, यहाँ पर एक छोटा सा टिनी पार्ट ऐसे कंसिडर मैंने कर लिया। तो मुझे बताइए इस टिनी पार्ट की डायरेक्शन किधर होगी? सर इधर होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। और किधर? आउटवर्ड इनवर्ड? सर आउटवर्ड होगी। स्फीयर है सर, आउटवर्ड होगी। और क्या ई वेक्टर भी इधर ही है? हाँ सर बिल्कुल, ई वेक्टर भी इधर ही है। तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। क्या सर थीटा जीरो हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ई वेक्टर पैरेलल है किसके? डी ए वेक्टर के। इट मींस थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का जब इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो ई डी ए कोस 0 डॉट प्रोडक्ट को सोल्व किया, ई डी ए कोस 0 इक्वल टू कितना? सिग्मा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 की वैल्यू होने वाली है 1। कोस 0 की वैल्यू कितनी होने वाली है? 1। तो भाई कोस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आएगा? ई डी ए बराबर सिग्मा
क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोड, बाई एप्सिलॉन नोड। भाई मैं आपको बता देता हूं कि साइक्लिक का मतलब ऑटोमेटिक अपने आप में लिमिट होती है भाई। साइक्लिक का मतलब अपने आप में क्या होती है, लिमिट होती है। साइक्लिक का मतलब पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर दो, पूरी क्लोज ज्योमेट्री के लिए इंटीग्रेशन कर दो, तो उस पूरी क्लोज ज्योमेट्री का एरिया के रेस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एरिया के। तो पूरी क्लोज ज्योमेट्री का एरिया आएगा, पूरी क्लोज ज्योमेट्री का क्या आएगा, एरिया, ये डी। तो भाई मेरी बात सुन, क्या मैं लिखूंगा इंटीग्रेट करने के बाद, क्या ये ई हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। क्या सिग्मा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोड आएगा? बिल्कुल सर आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या गॉसियन सरफेस का जो एरिया, ये एरिया किसका है, फ्लक्स किससे पास हो रहा है, गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है। सर एरिया भी किसका आएगा, गॉसियन सरफेस का, और गॉसियन सरफेस तो सर स्फीयर है, तो एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी, स्मॉल आर, इक्वल टू कितना, सिग्मा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोड। चलिए तो ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इन बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोड। अब मैं आपको बात बताता हूं, यहां से कहानी बदलने वाली है, यहां से कहानी बदलने वाली है। अब हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड कह दिया। एक मैं ले सकता हूं पॉइंट चार्ज के कंसिडर में, और एक मैं ले सकता हूं डेंसिटी के फॉर्म में। मैं दोनों ही लिखूंगा, आप ढंग से समझेंगे। पहला मैं लूंगा पॉइंट चार्ज की, ठीक है। तो पहले क्या लूंगा, पॉइंट चार्ज। नंबर फर्स्ट, ऑन बेस्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब मैं बिंदु आवेश के फॉर्मेट में लेने वाला हूं, तो आपको अच्छे समझ में आना है। पॉइंट चार्ज, सोचो मैं कह दूं कि इफ, क्या भैया, इफ सिग्मा क्यू इन क्यू के बराबर है, किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, तो भाई मैं मान लेता हूं कि इसमें क्यू चार्ज था, तो मैं इस सिग्मा क्यू की जगह ये लिख दूंगा, नहीं लिख दूंगा, देन मेरे पास फॉर्मूला निकल के आएगा कि सर E इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इन की जगह क्या लिख दूंगा, Q। तो आप कहोगे कि सर Q अपॉन 4 पाई, सर एप्सिलॉन नोड इधर ले लूं और आर क्योंकि मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ओहो हो सर एक बात समझ में आई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड आ गया, और इसे मैं K लिख सकता हूं, मतलब E बराबर में कितना, K क्यू बाई आर स्क्वायर। ओ तेरी, ये तो कहीं देखा हुआ नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा तुझे देखा है कहीं। अरे सर याद आया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर या सेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। हाँ लग तो ऐसा ही रहा, किसकी तरह बिहेव करता है। अब यार तू सोच के देख, पॉइंट चार्ज भी क्या होता था, पॉइंट चार्ज, ये ले मैंने बना दिया पॉइंट चार्ज, ये भी क्या है, अब एक छोटा स्फीयर है, ये भी तो स्फीयर ही है। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। लेकिन मजे की बात, गौर से देख तुझे कुछ समझ में आएगा, स्मॉल आर यहाँ यूज हो रहा है। यार ये स्मॉल आर डिस्टेंस कहां से कहां तक होती थी, जिस पॉइंट पर निकाल रहा था उस पॉइंट की सेंटर से, उस पॉइंट की कहां से, सेंटर से। इसका मतलब ये क्या होती थी, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस स्मॉल आर आ रही है जो कि सेंटर से। इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि चार्ज क्यू जो है वो सेंटर पे रखा, थोड़ा समझ में आएगा तुझे, अच्छे समझ कर देख। मैंने क्या कहा था, मान लिया क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी पॉइंट है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, तो वो चिल्ला चिल्ला के निकालता था सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बड़ा खुश होता था। क्यों खुश होता था, सर मुझे पता है कि चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो यहां भी तो देख, चार्ज कहां है, वैसे तो सरफेस पर है, लेकिन डिस्टेंस कौन सी यूज हो रही है, सेंटर वाली। इसका मतलब कि जो चार्ज यहाँ स्पेयर के सरफेस पे है वो बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे कि इसी तरह रखा हो, यानी कि उस जगह सेंटर पे रखा हो। कहां रखा हो, सेंटर पे। बहुत बढ़िया। तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, और ऐसे बिहेव करता है जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और चार्ज इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि वो स्पेयर के सेंटर में रखा हो। बाकी हम लोग हकीकत में तो जानते हैं सेंटर में कोई चार्ज नहीं होता, सारा चार्ज कहां होता है, सरफेस पर। भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे की बात सुन, ये तो थी पहली कहानी। दूसरी कहानी सुन तो अच्छे से। अब मैं कह रहा हूं कि ऑन बेस्ड ऑफ चार्ज डेंसिटी,
चार्ज डेंसिटी। मैं क्या कह रहा हूं, ऑन बेस्ड ऑफ चार्ज डेंसिटी। अब तक मैंने क्या पढ़ाया, मैं तो पॉइंट चार्ज के बेस पे पढ़ाया। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ऑन बेस्ड ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के बेस पे जा रहा हूं। मतलब आवेश घनत्व के आधार पर, यहां पर बिंदु आवेश के आधार पर पढ़ रहा था और यहां पढ़ रहा हूं आवेश घनत्व के आधार पर ऑन बेस्ड ऑफ चार्ज डेंसिटी। कैसे पढ़ूंगा सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाऊंगा भाई साहब, टेंशन ना ले, बिल्कुल भी अच्छे से समझ। भाई मुझे बता कि सिग्मा बराबर क्या होता है। सर सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। ये ए क्या होता है सर, ये एरिया होता है जहां पर चार्ज होता है। समझना अच्छे से, सिग्मा क्या होता था, उस कंडक्टर, उस इस जगह की डेंसिटी, और वो ये क्यू क्या होता था, वो जिस जगह की डेंसिटी निकाल रहे हो, जिस पार्ट की डेंसिटी निकाल रहे हो, वहां पर लोकेटेड चार्ज, वहां पर लोकेटेड चार्ज, वहां पर कितना चार्ज है, और उसी जगह का एरिया, उसी जगह का एरिया। बहुत अच्छा, कितनी डेंसिटी है भाई स्फीयर के लिए, सर सिग्मा है। कितना चार्ज है स्फीयर पर, सर स्फीयर पर सर चार्ज है क्यू इन। कितना है, क्यू इन। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। एरिया कितना है भाई, सर इस स्फीयर का एरिया यूज लेना अब हमें, क्योंकि चार्ज कहां पर, अब हमें गॉसियन सरफेस का एरिया यूज नहीं लेना, क्योंकि एरिया कहां का कंसिडर होगा, जहां पर चार्ज है, जहां पर चार्ज है। चार्ज कहां है, चार्ज कहां है, इस स्फीयर पे है। कौन से पे, कंडक्टिंग स्फीयर या जो भी सेल था उसकी रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर। सर वो स्फीयर है तो एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया यहां कैपिटल आर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि उस जगह का एरिया लेना जहां का चार्ज है। अच्छा सर, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि क्यू इन बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हो। क्या सर आप कह सकते हैं ये बात की फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर मैं बात करूं, इक्वेशन सेकंड क्या थी कि हम चाहें तो इस क्यू की वैल्यू यानी कि सिग्मा क्यू इन की वैल्यू हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, लिख दो, वैल्यू पुट कर दो। तो क्या आएगा, देन E इक्वल टू सिग्मा इंटू कितना, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन नीचे कितना, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, ये आ रहा है भाई हमारा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। सर ये डिपेंड किस किस पर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई, ध्यान से देख तो तुझे समझ में आएगा। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा की, और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, 1 अपॉन आर स्क्वायर के। बहुत बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया, ये हमें समझ में आ गया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर। चीजें क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है भाई साहब? ये स्पेयर का फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया? शानदार चीज थी, मजा चीज थी, आपको समझ में आई होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे बढ़ाता हूं अगला टॉपिक, आगे बढ़ाता हूं अगला टॉपिक नेक्स्ट। अब मैं बढ़ाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। बहुत बढ़िया, यानी कि सरफेस से मतलब, सर सरफेस से मतलब बताएं कि मतलब ये मान लो वो स्फीयर था, मान लो, हमें क्या जोर आ रहा है भाई मानने में, वैसे भी तो लॉकडाउन मान के बैठे हैं, तो मान लो स्फीयर मानने में क्या दिक्कत आ रही है। चलिए भाई एक बात का खास ध्यान रखें कि आप लोगों को पता है ना कि फिलहाल में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो बाहर नहीं जाएं बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल नहीं जाता बाहर, आप भी नहीं जाएं, सुरक्षित रहेंगे तभी हम फिर मिल पाएंगे, नहीं तो ना क्लासेज रहेंगी ना पढ़ने वाले स्टूडेंट रहेंगे। चलिए, तो ये आर रेडियस था, वो स्पेयर था, चार्ज डेंसिटी कितनी थी, सिग्मा, कितनी थी, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सर कहां मानना है, हमने कहा कि भाई स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट है पी, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और ये पॉइंट पी का है, सरफेस पे है, तो मान लो भाई गॉसियन सरफेस। अरे मान लो भाई गॉसियन सरफेस। डॉटेड दिखा रहा हूं फिर से, इसलिए कहा था कि अलग पेन का यूज करें, आपको अलग से दिखेगा अच्छे से, ठीक है। आप डॉटेड कर लेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पर ही मैंने क्या माना, इसी जगह पर, इसी आउटर लाइन पे, ठीक है, यहीं पर ही मैंने क्या माना है, गॉसियन सरफेस भी माना, समझ में आ रहा ना, ठीक है भाई। यहीं पर ही मैंने क्या माना है, गॉसियन सरफेस भी माना, यहीं पर ही मैं आपको थोड़ा रोटेट करके दिखा रहा हूं, आपको दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो यहां तक चीजें क्लियर है। इसका मतलब एक बार गौर से देख, क्या तुझे समझ में आ रहा है कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर ही है? हाँ सर बिल्कुल है। तो इसका मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू दी कैपिटल आर। अगर ये ऐसा है सर, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होने वाला है? बिल्कुल सर ऐसे ही होने वाला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ठीक, तो सर क्या करें? कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक टिनी पार्ट कंसिडर कर लें। बिल्कुल सर कर लो कंसिडर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये टिनी पार्ट होगा तो क्या इसका डीए वेक्टर इधर होगा? बिल्कुल। और क्या ई वेक्टर इधर होगा? हाँ सर। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? बिल्कुल। सेम कहानी है भाई, अरे सेम कहानी है, कुछ नहीं छेड़ना, यहाँ तक डिट्टो, यहाँ तक डिट्टो। बस यहाँ के देखो कि ए बराबर कितना, अरे कितना 4 पाई आर स्क्वायर। क्या पढ़ा? आर बराबर कैपिटल आर, आर बराबर कितना? कैपिटल आर। तो क्या मैं यहाँ लास्ट में वैल्यू पुट कर दूं? कहीं भी तुम्हारी इच्छा करे जहां वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, कोई समस्या नहीं। मैं यही कहता हूँ कि स्मॉल आर बराबर कितना है? कैपिटल आर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मुझे बता दीजिए? कैपिटल आर स्क्वायर। अरे सर वाह सर, कमाल हो गया सर, ये तो कमाल हो गया। सिग्मा क्यू इन भाई कुछ चेंज नहीं किया सर आपने, तो सारी कहानी वो क्यों रखी है, सिर्फ स्मॉल आर बराबर कितना हो गया? कैपिटल आर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं यहाँ बात करूं चार्ज डेंसिटी के बेस पे, सॉरी चार्ज के बेस पे, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू या सिग्मा क्यू इन इज इक्वल टू कितना? कैपिटल क्यू। तो सर कुछ नहीं करना, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर है। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और चार्ज कहाँ रखा है? वही सेंटर पे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ क्या चेंज किया भाई? स्मॉल आर को कैपिटल आर किया, स्मॉल आर को क्या किया? कैपिटल। अच्छा, चार्ज डेंसिटी की फॉर्मेट में बात करें तो सर चार्ज डेंसिटी की फॉर्मेट में बात करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यही बता दो लास्ट में ही कि सर ये तो सेम ही रहेगा कि सिग्मा क्यू इन बाई 4 पाई एफ, क्योंकि स्पेयर का रेडियस कितना, स्पेयर की रेडियस कितनी? कैपिटल आर। तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे अभी तो पढ़ा था कि सिग्मा क्या होता है कि स्पेयर पर नेट चार्ज कितना है अपॉन उस स्पेयर के एरिया कितना है। तो सिग्मा क्यू इन बाई 4 पाई आर स्क्वायर है कि नहीं? सिग्मा क्यू इन अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा क्यू इन बराबर कितना होगा? अरे सिग्मा क्यू इन बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। भाई अगर इस इक्वेशन सेकंड में अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो भाई इक्वेशन सेकंड में क्या था? यहाँ सर कैपिटल आर था, तो कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर भी कैंसिल। और सर आंसर क्या निकल के आ रहा है? सर आंसर निकल के आ रहा है ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड। ओ समझ आ गया सर मैं मस्त तरीके से। कुछ नहीं करना सर, पिछली तो डेरिवेशन है वो पीछे पड़ी, वही तो डेरिवेशन है। सर चेंज कितना किया सर आपने? स्मॉल आर को कैपिटल आर, क्योंकि पॉइंट कहां था? अरे भाई स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर डिस्टेंस पर ही तो था। सिर्फ ये वाली चीज उस पूरी डेरिवेशन में पुट की है। क्या क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? मजेदार चीज है भाई, सब समझ में आएगा शानदार तरीके से। चलिए अगला पॉइंट। अब मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटरनल साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटरनल साइड। अच्छा भाई चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटरनल साइड यानी कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अंदर की बात कर रहा है, तुम भी करते हो अंदर की बात। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटरनल साइड में अगर बात करें तो देखिए कितना होगा। मान लो चार्ज ऐसे, ठीक, रेडियस कितनी? कैपिटल आर। हम कहा निकालना चाह रहे हैं? सर हम तो ये पॉइंट पी है स्मॉल आर डिस्टेंस पे, इस पे निकालना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा सर? गॉसियन सरफेस मान लो पॉइंट पी से क्रॉस करते हुए आर रेडियस की। अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पर मुझे एक बात बता दो, चार्ज कहाँ है? चार्ज कहाँ है? सरफेस पे। तो अंदर क्या है? अंदर तो Q बराबर 0 भाई। अंदर तो Q बराबर कितना, यहां लिख देता हूं, सिग्मा Q इन बराबर कितना? 0। तो E डॉट डी वही सेम कहानी गॉस लॉ कि वी नो दैट E वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर सिग्मा Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और ओ हो सर पता चल गया कहानी का कि सर ऐसा है कि सिग्मा Q इन तो 0 है क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं। अब ये 0 है तो इसका मतलब E वेक्टर डॉट डीए वेक्टर भी कितना होगा? 0। इसका मतलब जब इसे सोल्व करेंगे तो ई ए भी कितना आने वाला है? 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आने वाला है? 0। सर ये तो आपने पहले ही बता दिया था। अरे भाई पहले भी बता दिया था, फिर बता दिया, क्या दिक्कत आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल साइड में कितना है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल साइड में कितना है? 0। अच्छा अगर मैं बात करूं सेंटर पे, तो
अरे सर सेंटर भी तो इंटरनल साइड में ही आता है, सेंटर भी तो इंटरनल साइड में, इस पॉइंट को यहां कर दूंगा तब कौन सा यहाँ चार्ज है, तो सेंटर पर भी अगर मैं बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं है, चीजें यहां तक क्लियर है कि नहीं है भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताएंगे, ठीक है क्लियर। चलिए अब बनाते हैं इसका एक ग्राफ, अब क्या बनाते हैं इसका एक ग्राफ बनाते हैं कंडक्टिंग सेल के लिए, ठीक है, सॉरी सेल के लिए ओनली। अब इसके लिए ग्राफ क्या बनेगी, ग्राफ इन तीनों के लिए सेम चीज है, ये भाई साहब तीन डेरिवेशन मतलब 3 पार्ट थे, उन तीनों को एक साथ सोल्व कराया, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब इसका बनाते हैं ग्राफ, अच्छे से समझ में आना चाहिए ग्राफ। ग्राफ के लिए हम कंसिडर करेंगे 4 पॉइंट, कितने पॉइंट कंसिडर करेंगे, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर यानी कि स्मॉल आर बराबर कितना, 0। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरनल साइड, मतलब ये हुआ कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर बट ग्रेटर देन 0, वाई सेंटर से तो आगे लेकिन सरफेस से बाहर, सरफेस से अंदर सॉरी। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस कितना भाई, कितना, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। और नंबर 4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड यानी कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कितना, कैपिटल आर। चलिए बट ध्यान रखिए लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे 0 होने वाला है भाई, ठीक है। चल यहां कितना आया था मुझे बताइए, यहां कितना आया था सेंटर पे, सर E0 आया था, और टेंशन नहीं। अच्छा यहां सर यहां भी E0 ही आया था। अच्छा यहां तो पता होगा ना, हाँ सर यहां आया था, यहां क्या था सर, यहां आया था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर था। अच्छा आया था ना, याद है, सॉरी सरफेस पे कैपिटल, सॉरी सरफेस पे कितना आया था, सरफेस पे सर E बराबर आया था KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सर अब ये तो स्पेयर की रेडियस है, ये तो चेंज ही नहीं होने वाली, अब ये चेंज नहीं होने वाली तो इसका मतलब ये कैसी है, कांस्टेंट है, कैसी है, कांस्टेंट। सर ये बात समझ में आएगी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ सर आउटसाइड में, हाँ सर यहाँ पता है कि E बराबर आया था KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर। अच्छा सर समझ आ गया, हमने ग्राफ बना दो सर, अब आप फटाफट ग्राफ समझा दो हमको, ठीक। देखिए भाई मान लें ऐसे, ये मान लो इस सेंटर है स्फीयर का, यहां अगर चलेंगे तो लेस देन है और यहां चलेंगे तो ग्रेटर देन है, मतलब आर से इधर आएंगे तो, और यहां पर क्या है सर, आर बराबर 0 है। सर ये हमारा आर का है फॉर्मेट कि अगर यहां सेंटर से इधर जाएंगे तो आर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इधर आएंगे तो आर जो होगा लेस देन कैपिटल आर, और यहां पर 0। और यहां पर हमारा सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। मुझे बताइए सबसे पहले ग्राफ सेंटर से स्टार्ट करते हैं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, और आर भी कितना है, 0, मतलब ग्राफ का पहला पॉइंट ओरिजिन पॉइंट होगा, ठीक है सर। उसके बाद सर इसके बाद हमें कैपिटल आर तक, हमें कैपिटल आर तक आके देखना है, यहां तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ कितना है 0 सर, अंदर है 0, यहाँ कितना है, अंदर है 0 सर, यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना, ओहो सर यहाँ अचानक से कितना हो गया, अचानक से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया KQ बाई आर स्क्वायर, सरफेस पर था भाई। सर इसके बाद ये हुआ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के, मतलब ग्राफ ऐसे आने वाला है, ग्राफ कैसे आने वाला है, ऐसे टच नहीं कराना, ध्यान रखेंगे, ठीक है, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा ग्राफ बना, चीजें समझ में आई होगी, बहुत सिंपल चीजें है, बहुत आराम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कहा कि वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। और जो चीजें समझ में नहीं आ रही है उन पे आप मुझे व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का और बाकी की जो वीडियो है वो आपको मैं मेरे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज तक की जितनी भी वीडियो डली है वो सारी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, फर्स्ट क्लास से लेकर के और लास्ट तक, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के भी ये देखो, हम अब तक क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर की भी वीडियो डालनी शुरू कर दी है। किसी कारणवश हमने सेकंड को स्टार्ट किया था, फर्स्ट को स्टार्ट नहीं कर पाए थे, फर्स्ट की भी वीडियो डालनी शुरू कर दी है। फर्स्ट की आज आपको 2-3 वीडियो मिल जाएगी देखने को, तो आप देखते रहिए, साथ साथ फर्स्ट और सेकंड की वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को क्या करें, इसका लिंक भेजें, ज्यादा से ज्यादा वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, बढ़िया पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और खुश रहिए, फिर कह रहा हूँ घर पे रहिए, बाहर मत जाइए भाई साहब, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।